नमस्कार, मैं एम के पांडे। हमारी धारणा पर आपका स्वागत है। आज हम सम्राट अशोक महान के संदर्भ में अपनी धारणा व्यक्त करने जा रहे हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम आपके समक्ष अशोक महान के संदर्भ में कुछ उनकी महानता को हम रखने जा रहे हैं। अशोक महान इतने बड़े शासक थे कि उनका जितना गुणगान किया जाए उतना ही कम है। उन गुणों में से कुछ गुण यहाँ हम अपनी भावना के अनुसार, अपनी धारणा के अनुसार रखने की कोशिश करेंगे कि कहीं कोई त्रुटि न हो, फिर भी त्रुटि की संभावना बनी रहती है। हम अपनी बात को रखें, इससे पहले आग्रह है कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। सम्राट अशोक दुनिया जानती है कि कितने बड़े सम्राट, कितने बड़े शासक थे, कैसे कैसे उन्होंने सत्ता पाई। क्या हम उस इतिहास में नहीं जाएंगे, हम सिर्फ उनके संदर्भ में ऐसी कुछ बातें रखेंगे जो व्यक्तिगत मुझे काफ़ी प्रभावित करते हैं। अब जैसे इतिहास गवाह है, ऐतिहासिक दृष्टि से, हम पौराणिक दृष्टि से नहीं बोल रहे हैं, ऐतिहासिक दृष्टि से अशोक देश के पहले राजा थे, पहले सम्राट थे, जिन्होंने अखिल भारतीय स्तर पर संपूर्ण देश को एक सूत्र में, राजनीतिक दृष्टि से एक सूत्र में बांधने का कार्य किया था। मतलब कि राजनीतिक एकीकरण का पहला बड़ा प्रयास सम्राट अशोक ने किया था। हम यहाँ उन शासकों का नाम नहीं लेंगे जो पौराणिक हैं, हम सिर्फ ऐतिहासिक शासकों का नाम ले रहे हैं जो ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी से बिम्बिसार से प्रारंभ होते हैं। तो बिम्बिसार से आगे अगर हम ईसा पूर्व 3री सदी में चलें तो ईसा पूर्व 3री सदी 272 से 232 तक का जो काल है वह अशोक का काल है। हम सिर्फ अशोक के बारे में बोल रहे हैं। तो अशोक ऐसे पहले सम्राट हैं जिन्होंने संपूर्ण भारत का राजनीतिक एकीकरण किया। अशोक ने राजनीतिक रूप से ही भारत का एकीकरण नहीं किया, वरन सांस्कृतिक और धार्मिक दृष्टि से, भाषाई दृष्टि से और लिपि की दृष्टि से भी संपूर्ण भारत को एक सूत्र में बांधने का कार्य किया था। हमने यहाँ आपको धर्म के एक सूत्र में, संस्कृत के एक सूत्र में, तो इनका धर्म उद्घोषी सांस्कृतिक विजय है। तो सांस्कृतिक दृष्टि से तो इन्होंने एक पूरा का पूरा अपना एक तरफ से पूरा प्रयास ही कर दिया था। इनके साम्राज्य का और इनकी नीतियों का एक बहुत बड़ा भाग इनका धर्म उद्घोष है और धर्म विजय इनकी प्राथमिकता में संभवतः प्रथम स्थान पर रखा गया होगा। तो धर्मोद्घोष वो सांस्कृतिक विजय है। तो भारत को इन्होंने राजनीतिक दृष्टि से ही नहीं, वरन धर्म और सांस्कृतिक दृष्टि से भी एक सूत्र में बांधने का बहुत बड़ा प्रयास किया और उसका परिणाम है कि आज तक भारत तमाम उतार चढ़ाव के बावजूद भी सांस्कृतिक दृष्टि से एक है। उप संस्कृतियां भारत में कोने कोने में अलग अलग हैं, लेकिन अखिल भारतीय जो भारत की विविधता में एकता भरी संस्कृति का जो हमारा मूल गुण है वो सर्वत्र विद्यमान है। तो हम इसकी जड़ें न जाने कहाँ से पाते हैं, तो वह जड़ हम सम्राट अशोक के शासनकाल में भी खोजने की कोशिश कर रहे हैं। अब बात आती है भाषा की। तो इनकी जितनी भी इनके अभिलेख मिले हैं, प्राकृत भाषा में, ब्राह्मी लिपि में इनके अभिलेख मिले हैं। अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा में हैं, लेकिन इनमें आरामाइक भाषा भी है और यूनानी भाषा का भी उपयोग किया गया है। देश के पश्चिमोत्तर क्षेत्रों में आरामाइक भाषा और यूनानी भाषा भी है। अब आप समझ सकते हैं कि इनके बहुत सारे अभिलेख, लगभग 6 अभिलेख तो अफगानिस्तान में मिले हैं। तो भारत का विस्तार कहाँ तक रहा होगा उस समय, और यहाँ मानचित्र दिखाया जा रहा है कि अशोक का साम्राज्य कहाँ कहाँ तक, कितने दूर तक विस्तृत था, यहाँ वह प्रदर्शित किया जा रहा है। तो अब प्राकृत भाषा की बात करें तो निश्चित रूप से इनके समय में, अब जो भारत के मूल भूभाग है, यहाँ तो इनके अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा में ही हैं और ब्राह्मी लिपि में ही है। लेकिन देश के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में आरामाइक भाषा की भी बात आती है और यूनानी भाषा की भी बात आती है। इसी तरह से लिपि इनकी मूल रूप से ब्राह्मी है, लेकिन देश के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में खरष्टी में भी इनके अभिलेख हैं, आरामाइक में भी हैं और यूनानी में भी हैं, लेकिन वो सीमित हैं। मुख्यतः प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि, इनके जो अभिलेख हैं इनको धम्म लिपि भी कहा जाता है। धम्म लिपि, यहाँ इसका जो तात्पर्य आता है अभिलेखों के लिए वो ये कि इनकी अभिलेख सिर्फ नैतिकता और धर्म से ही संबंधित नहीं थे, वरन इनमें प्रशासनिक और सामाजिक मामले भी आते हैं। मतलब एक तरफ से समाज को सुदृढ़ करने वाले इनके जो अभिलेख हैं वो समाज को सुदृढ़ करने वाले हैं। तो इनकी धम्म लिपि मतलब अभिलेख
सामाजिक सुदृढ़ीकरण का एक पर्याय है। अब इनके जो अभिलेख हैं वैसे तो ये शाही फरमान है, शाही आदेश है, लेकिन ये देश के पहले राजा हैं, पहले शासक हैं जिन्होंने अपने अभिलेखों के माध्यम से जनता को सीधे संबोधित किया। अब जनता को सीधे संबोधित करने की बात आती है तो ऐतिहासिक दृष्टि से भी ये पहले ही शासक हैं। तो इस दृष्टि से हम इनको महान शासक कहते हैं और इसमें कोई दो राय नहीं, इसमें कोई संदेह नहीं कि हमारे प्राचीन शासकों में अगर महान शासक की बात आती है तो पहला स्थान अशोक को ही दिया जाता है। और अशोक क्यों नहीं महान रहेंगे? अशोक ने जियो और जीने दो का पाठ पढ़ाया। इन्होंने मानव में, मनुष्यों में, हम सभी मानवों में न सिर्फ सौहार्द बांटने का संदेश दिया, आपस में भ्रातृत्व भावना बढ़ाने का संदेश दिया, वरन सभी प्राणियों, सभी जीवधारियों से भी के प्रति दया दिखाने का भी इन्होंने संदेश दिया। इन्होंने हमको पाठ पढ़ाया। तो इनका जियो और जीने दो का जो पाठ है वो आज के संदर्भ में भी बड़ा अच्छा बैठता है। हम जो आज जैवविविधता संरक्षण की बात करते हैं, हम क्यों न माने कि अशोक के जियो और जीने दो का यह एक वैज्ञानिक रूप है। तो हम इस तरह से देखते हैं कि अशोक महान शासक हैं। न जाने उनके लिए कितने गुणगान किए जाते हैं और उनके लिए न जाने कितने पद लिखे गए हैं, लेकिन उनमें से कुछ चंद लाइनें हमने भी निकाली थी और अपनी भावना के अनुसार, अपनी धारणा के अनुसार आपके समक्ष हमने रखने की कोशिश की थी। तो हमने आपके समक्ष बड़े संक्षेप में अपनी बात रखी और सम्राट अशोक के संदर्भ में हमने साहस किया कुछ बोलने का। त्रुटियाँ होती रहती हैं और हम कोशिश किए हैं कि कोई त्रुटि न हो। तो हम चाहेंगे कि आप हमारे वीडियो को जरूर देखें और इसे लाइक और शेयर जरूर करें और इस पर आप अपने सकारात्मक कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।